51 साल का एक एक्टर जिसके परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 सालों में इस इंसान ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। नाम है विजय थलापति या सिर्फ थलापति। एक ऐसा सुपरस्टार जिसका मूवीज कभी बॉक्स ऑफिस पे तूफान लाती थी, और आज वही आदमी पॉलिटिक्स में भी सुपरहिट बन चुका है। उसकी रैलीज में लाखों लोग उमड़ते हैं, उसके एक एक स्पीच पर सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाता है। Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. और सबसे हैरानी की बात, इस आदमी ने तमिलनाडु की सबसे बड़े 2 पॉलिटिकल पार्टीज डीएमके और एआईएडीएमके को सीधा टक्कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे? क्योंकि विजय पहला एक्टर नहीं है जिन्होंने रियल लाइफ छोड़कर रियल लाइफ सुपरस्टार बनने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई सुपरस्टार पॉलिटिक्स में आए, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए। तो फिर विजय थलापति ने आखिर ऐसा क्या किया कि सिर्फ 2 सालों में वो तमिलनाडु की सीएम बन गए? क्या ये सिर्फ उनका सिनेमैटिक करिश्मा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छुपा है? क्या विजय सच में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं, या फिर ये भी फ्रीबी पॉलिटिक्स का कमाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय वाकई अपने सारे प्रोमिसेस पूरे कर पाएंगे, या फिर उनकी सरकार तमिलनाडु की हिस्ट्री का सबसे कमजोर सरकार बनने वाली है? आज हम तमिलनाडु की उस पॉलिटिकल स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसने पूरे साउथ इंडियन पॉलिटिक्स का इक्वेशन ही बदल दिया। 4 मई 2026 को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। आखिर विजय ने ये नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया? कैसे एक फिल्म स्टार लाखों यूथ का पॉलिटिकल मसीहा बन गया? साउथ इंडियन पॉलिटिक्स की इस स्टोरी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में जानने से पहले चलिए एक बार विजय के बारे में जान लेते हैं। 22 जून 1974 को तमिलनाडु के एक क्रिश्चियन फैमिली में चंद्रशेखर जोसेफ विजय का जन्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थलापति नाम कहां से आया? दरअसल ये नाम नहीं, एक टाइटल है। विजय को पहले इलाया थलापति कहा जाता था, इसका मतलब होता है युवा सेनापति। 1994 में रिलीज हुई फिल्म रस्सीगन के बाद ये नाम उसके साथ परमानेंटली जुड़ गया और धीरे धीरे थलापति बन गया। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर एक मशहूर तमिल डायरेक्टर थे। क्योंकि उनके फादर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसीलिए विजय बचपन से ही अपने फादर के फिल्म्स में चाइल्ड एक्टर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन हीरो के रूप में उनका असली सफर 1992 में फिल्म नल्लाइया थ्रीपू से शुरू हुआ। शुरुआत में विजय को उनके लुक्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोग कहते थे कि उनमें हीरो वाली पर्सनालिटी या हीरोइज्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्टाइल, डांस, फाइट सीन्स और मास डायलॉग डिलीवरी के दम पर वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। पोखरी, गिल्ली, थुपक्की, मास्टर, लियो, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स ने विजय को सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि तमिलनाडु का मास आइकन बना दिया। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब विजय की फिल्म रिलीज होना मतलब तमिलनाडु में एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता था। उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते थे। सीधे शब्दों में बोलूं तो तमिलनाडु के लोगों के लिए विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन है। और विजय ने भी अपने फिल्म्स के थ्रू इस हीरोइज्म को लीडरशिप में बदलने की कोशिश की। 1990s के फिल्म्स में विजय एक रोमांटिक हीरो के रूप में नजर आते थे, लेकिन 2000 के बाद उन्होंने अपनी फिल्म्स में एंग्री यंग मैन वाली इमेज क्रिएट करना शुरू की। इसके बाद विजय का क्रेज यूथ के बीच और भी ज्यादा बढ़ने लगा। फिर 2012 के बाद से अपनी मूवीज में खुद को एक सोशल हीरो के रूप में दिखाना शुरू किया। कत्थी मूवी में उन्होंने किसानों की परेशानियों और उनकी बदहाली के बारे में बात की। वहीं मार्शल मूवी में हेल्थ सेक्टर के करप्शन को दिखाया गया। बिगिल में उन्होंने एक वुमेन स्पोर्ट्स सपोर्टर के रूप में दिखाया गया, और सरकार मूवी में उन्होंने सीधा इलेक्शन में वोट चोरी और पॉलिटिकल करप्शन के मुद्दे को उठाया। और इसी तरह विजय धीरे धीरे खुद को एक पॉलिटिकल सेवियर के रूप में प्रेजेंट करने लगा। सीधे शब्दों में बोलूं तो उन्होंने हीरोइज्म और अपनी पॉपुलैरिटी दोनों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया। उनकी मूवीज का हर एक डायलॉग किसी पॉलिटिकल स्पीच की तरह होता था। उनके फैन क्लब्स जिम्मेदारी के साथ उनका प्रमोशन करते थे, और वही लोग विजय का ग्रासरूट्स लेवल का नेटवर्क बन गए। अब देखिए, इतने सारे लोग विजय को वोट दिया, ये सिर्फ हीरोइज्म नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री समझनी होगी। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में फिल्म एक्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत पहले से रहा है। जैसे M.G. रामाचंद्रन, जो AIADM का पार्टी का फाउंडर थे, वो लगातार 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद तमिलनाडु की सबसे मशहूर और पॉपुलर लीडर जयललिता भी फिल्म इंडस्ट्री से थी। एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के 5 बार सीएम रहे, उन्होंने भी सिनेमा और स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू ही अपनी पहचान बनाई थी। इन्हीं फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके विजय थलापति ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री की।
लेकिन पॉलिटिक्स में आना एक दिन का डिसीजन नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे समय लगाकर लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। पॉलिटिक्स में ऑफिशियली आने से पहले विजय ने अपनी फैन क्लब्स को एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, जिसका नाम था विजय मक्कल यक्कम। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विजय रेगुलरली आम लोगों का मदद करने लगे, यहाँ तक कि वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते थे। इसी वजह से यंग जनरेशन के बीच विजय का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ गई। उस वक्त के पॉलिटिकल पार्टीज भी विजय की पॉपुलैरिटी की फायदा उठाना चाहती थी। इवन 2011 की तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में विजय की पॉपुलैरिटी को यूज करके ही जयललिता ह्यूज मार्जिन में सीएम बनी थी। लेकिन एक वक्त के बाद पॉलिटिकल पार्टीज विजय से डरने लगी और इसीलिए उन्होंने विजय को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी इमेज खराब करने की कोशिश शुरू हुई। उनकी मूवीज को रोकना, इनकम टैक्स रेट्स, एंटी हिंदू नैरेटिव्स जैसे एक्यूजेशन। विजय को रोकने के लिए स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल तक कई एफर्ट्स किया गया, लेकिन इसके बाद भी विजय अपने मूवीज के थ्रू बार बार करप्ट और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स को टारगेट करते रहे। और फाइनली 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, जिसका नाम तमिलगा भित्तिरी कजागम, जिसे शॉर्ट में टीवीके कहा जाता है। कहा जाता है कि उसी दिन विजय के रैली में लगभग 8 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन शुरुआत से ही विजय ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी, उनकी पार्टी तमिलनाडु की डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। उनकी पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी होगी, ताकि वो सारे डिसीजन खुद से ले सके और तमिलनाडु में एक बड़ा रिफॉर्म ला सके। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल अलग निकला। अब उस बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि विजय ये इलेक्शन कैसे जीता। विजय अच्छी तरह से जानते थे कि उनका सबसे बड़ा वेपन उनका फैन बेस है। इसी फैन बेस को उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। 2025 की तमिलनाडु की हर बूथ पर विजय की टीवी के पार्टी ने लगभग 70,000 से भी ज्यादा बूथ एजेंट तैनात किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि टीवी के पार्टी का प्राइमरी मेंबर्स का नंबर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा था। अब बात करते हैं विजय की विनिंग स्ट्रेटेजी की। बेसिकली विजय की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जेन जी के बीच थी और ये जेन जी इस वक्त सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। उनका एग्जाम पेपर्स लीक हो रहा है। वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सालों से करप्शन कर रही है और उनका फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। इसीलिए विजय ने सीधा जेन जी को टारगेट किया। थालापति विजय ने पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया में एक मैसिव ट्रेंड क्रिएट कर दिया था। उनके गाने मिलियंस में व्यूज ला रहे थे। उनकी पॉलिटिकल रैलीज की क्लिप्स लाखों बार शेयर हो रहा था। उनकी व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट एक वायरल ट्रेंड बन गई थी। विजय ने वॉइस ऑफ कॉमन्स के नाम से पार्टी का एक आईटी विंग बनाया, जो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू डिजिटल कैंपेनिंग करते थे। विजय ने अपने कैंपेनिंग में होलोग्राम और रोबोट तक का इस्तेमाल किया। एक रोबोट को उनकी पार्टी का ड्रेस पहनाकर रैलीज में भेजा जाता था और इस तरह की यूनिक कैंपेनिंग देखकर तमिलनाडु के लोग काफी इम्प्रेस हुए थे। अब इस साल तमिलनाडु में वोटर्स था लगभग 4 करोड़ 88 लाख, जिसमें से लगभग 12.5 लाख बिल्कुल नए वोटर्स थे, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच थी। और ये नंबर विजय की जीत के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना। इसका रीजन समझने के लिए आपको इलेक्शन का रिजल्ट को समझना होगा। इस इलेक्शन में टीवी के यानी विजय की पार्टी को लगभग 1 करोड़ 34 लाख वोट मिले थे, जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके को लगभग 1 करोड़ 19 लाख वोट मिले। मतलब विजय की पार्टी को सीधा 15 लाख वोट ज्यादा मिला। अब आप समझ सकते हैं कि ये 12.5 लाख नया वोटर्स का नंबर कितना क्रूशियल हो सकता है। सिर्फ नया वोटर्स ही नहीं, बल्कि 20 से 29 साल की यूथ वोटर्स के नंबर भी लगभग 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा था। तो टोटल वोटर्स का करीब 20% बनता है। और इस यूथ पॉपुलेशन का ह्यूज सपोर्ट विजय थालापति को मिला। इस इलेक्शन में विजय की सबसे ज्यादा मदद की पीके यानी प्रशांत किशोर ने। उन्हीं के गाइडेंस में टीवीके ने अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी सेट की। विजय ने सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रपोजल का खुलकर विरोध किया। इससे तमिलनाडु के एंटी बीजेपी वोटर्स उनके तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा विजय ने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट से हटाकर स्टेट लिस्ट में लाने का डिमांड की, ताकि तमिलनाडु अपना खुद का सिलेबस और एजुकेशन सिस्टम चला सके, न कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का करिकुलम फॉलो करे। साथ ही विजय ने तमिल लैंग्वेज को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया। दूसरी रीजनल पार्टीज के तरह उन्होंने भी हर एजुकेशनल सेक्टर में तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने का बात कही। और इसी वजह से तमिलनाडु में एआईएडीएमके, इसका बीजेपी के साथ अलायंस था, उनको हिंदी एग्रेशन का टैग देकर विजय ने उनका भी काफी वोट शेयर काट लिया। और इन सब के साथ साथ विजय ने आम लोगों के लिए भी कई बड़ी प्रोमिसेस किए। उन्होंने कहा किसानों को लोन्स दिए जाएंगे, जॉब के सेक्टर में 5 लाख नया रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ तक कि सारी इंटर्नशिप्स को पेड बनाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन और रिसर्च करना चाहते हैं
उन्हें 25 लाख तक का एजुकेशनल लोन दिया जाएगा। तमिलनाडु में बहुत सारे लोग फिशिंग से अपने घर चलाते हैं, लेकिन इतने सालों तक किसी भी गवर्नमेंट ने इन फिशरमैन को इम्पोर्टेंस नहीं दी। विजय ने पहली बार इन फिशरमैन के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात रखी। कई बार नेचुरल डिजास्टर की वजह से फिशरमैन समुद्र में जाकर फिशिंग नहीं कर पाते, जिससे उनकी इनकम बंद हो जाती है। विजय ने प्रॉमिस किया कि ऐसे फिशरमैन को सालाना 27,000 तक का कंपनसेशन दिया जाएगा और साथ ही डीजल सब्सिडी भी दी जाएगी। खासकर वो लोग जो ट्रॉलर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, उन सब हार्ड वर्किंग लोगों के लिए भी विजय ने बेनिफिट देने की बात कही। तमिलनाडु की एक चीज विजय ने बहुत अच्छी तरह नोटिस की थी, यहाँ की महिलाओं को सोना बहुत पसंद है और इसी गोल्ड फैक्टर को यूज करके विजय ने वुमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान विजय ने कहा कि अगर वो पावर में आए तो महिलाओं को शादी के वक्त 4 ग्राम सोना दिया जाएगा और साथ ही एक सिल्क साड़ी भी दी जाएगी। यहाँ तक कि नए जन्मे बच्चे को भी एक गोल्ड रिंग देने का प्रॉमिस किया गया। हर फैमिली की मुख्य महिला को महीने का 2500 रुपया अलावेंस दिया जाएगा। पूरी स्टेट में वुमेन के लिए बस सर्विस फ्री कर दी जाएगी। हर फैमिली को साल में 6 LPG सिलेंडर फ्री मिलेगा और 200 यूनिट्स बिजली फ्री होगी। विधवा और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हर महीने 3000 रुपया का अलावेंस अनाउंस किया गया। और इतना ही नहीं, हर फैमिली को 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस देने का प्रॉमिस किया गया। अब ये फ्रीबी पॉलिटिक्स हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, विजय ने अपनी इस कैंपेनिंग के दम पर ह्यूज विक्ट्री हासिल की। इस साल की इलेक्शन में 234 सीट में से विजय की पार्टी ने 108 सीट जीती और यहीं से विजय के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए था यानी 118 सीट, वो विजय के पास नहीं था और इसीलिए उन्हें दूसरे पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन जब विजय ने अपनी पार्टी बनाई थी तब उन्होंने इसे एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में प्रेजेंट किया था। फिर भी गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, वही कांग्रेस जो पहले DMK के साथ थी। इसके अलावा CPI, CPM, DCK और IUML जैसे पार्टीज का सपोर्ट भी विजय ने लिया। यहीं तक नहीं, AIADMK के भी कई MLAs जिनकी आइडियोलॉजी का विजय की TVK से दूर दूर तक कोई मेल नहीं था, वो भी TVK के सपोर्ट में आ गए। और इन सब अलायंस को मिलाकर विजय ने जो गवर्नमेंट बनाई है वो काफी अनस्टेबल मानी जा रही है। यहाँ तक कि विजय की पावर में आते ही एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विजय जेनजी को दिए गए अपने प्रोमिसेस पूरे कर पाएंगे या फिर पॉलिटिकल अलायंस के प्रेशर में आकर उनकी गवर्नमेंट बिखर जाएगी? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।